हेलो एस्पेरेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो विजन है इसकी टेस्ट सीरीज़ होती हैं, उसमें से ये पहला टेस्ट है। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है और इस टेस्ट सीरीज़ में मेरे से क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं एंड उनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, प्लीज़ इसको पूरा देखें। एंड ये जो वीडियो है ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये हमारी पॉलिटी से रिलेटेड है। तो पॉलिटी में क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में अप्लाई करता है। सॉरी। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं ऐसा बोला है। तो इट इंक्लूड्स फ्रीडम नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। तो ये तो हमारा सही है कि हमारी मर्जी कोई भी रिलीजन फॉलो ना करें। इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स, ये गलत है बिकॉज फोर्सफुल कन्वर्जन्स जो है हमारे यहाँ बैन है, तो ये हमारा गलत हो गया। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स, तो ये फॉरेन नेशनल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स बिकॉज फॉरेन नेशनल्स जो इंडिया में आते हैं उनके भी अपने रिलीजियस होते हैं, सो दे कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजियस, they have their freedom of religion also. So only one statement is correct, so the answer is 1. Second question बहुत ही ज़्यादा सिंपल था. It is but under Article 360 of the Constitution, the power to proclaim financial emergency is vested under, ये प्रेसिडेंट ही हमारा करता है, तो आंसर इज प्रेसिडेंट. थर्ड, दिस इज माई, ये मेरे से गलत हो गया था. क्वेश्चन ये है कि द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 जो कि रिलीज हुई थी, इस रिगार्ड में कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे नॉट करेक्ट हैं. तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहली स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. तो प्रिपेयर्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये तो ठीक है, और इसको रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन ये बाई एनुअली रिलीज़ किया जाता है, मतलब साल में 2 बार. तो 2019 में रिलीज़ हुआ था लास्ट ईयर, और अभी 2021 में रिलीज़ हुआ है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड इज देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर फॉर मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. सो दिस इज, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया बिकॉज कुछ थाउजेंड्स में ही इंक्रीज हुआ है, शायद 2 और 3,000 एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, बट 10,000 तो इंक्रीज नहीं हुआ है. सो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड इज मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर for the last 2 years has been witnessed in मध्य प्रदेश. सो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया बिकॉज 2019 से लेकर 2021 में अगर हम कंपेयर करें रिपोर्ट्स का, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारा इंक्रीज हुआ है. सो ये हमारा रॉन्ग हो गया. ओके, सो आंसर हो गया D 1 2 3. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच आर द फॉलोइंग आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं और बाकी पता चल जाएगा. तो इसमें क्या है कि हमें पूछा है, वैसे सिमिलैरिटीज़ है. सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया बिकॉज मैंने क्या किया था, मैंने इसको सही मान लिया था, बट ऐसा है नहीं बिकॉज ब्रिटिशर्स में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है. इंडिया के केस में क्या है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया. दूसरा है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट ये इंडिया में है, बट ब्रिटिशर्स में क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हायरार्की बेसिस पे है. तो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग. द थर्ड इज मेजॉरिटी पार्टी रूल. हाँ, ये हमारा कॉमन चीज़ हो गया बिकॉज वहाँ पे भी मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, यहाँ पे भी जिसकी पार्टी मेजॉरिटी में रहती है वही रूल करती है. तो आंसर इज हमारा सी. नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज ऑफ नीति आयोग. तो नीति आयोग की है, उसने बोला विच ऑफ द अबव आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो ये वाला हम देखते हैं. तो इसमें मेरे को डाउट था कि स्पेशल इन्विटीज़ जो हैं वो उनको प्रेसिडेंट चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका डाउट था. बट आंसर ये है कि ये स्पेशल इन्विटीज़ को भी अपॉइंट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ही. तो जो चेयरपर्सन होते हैं वो तो खुद ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही इनवैलिड हो गया, तो बी एंड डी वैसे ही कट गए. वाइस चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, स्पेशल इन्विटीज़ को भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है. तो आंसर क्या हो गया 2 3 एंड 4. नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं. इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज एन फेडरेशन और विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. ओके, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स दिस टेंडेंसी. तो कौन कौन से हैं कि जो हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक फेडरेशन एंड सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी उसमें ज़्यादा है ऐसा. तो सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये भी है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिंगल है, स्टेट्स का कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और फ्लेक्सिबल है. तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है. प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज
तो IAS IPS जो सेंटर के थ्रू स्टेट्स में वर्क करते हैं, तो ये भी सेंट्रलाइजिंग पावर के अंडर ही आ गया, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी एक तरीके से होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, ये भी स्टेट सेंटर के थ्रू अपॉइंट होते हैं, तो ये भी एक तरीके से हो गया। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 7 क्वेश्चन में आते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR। ओनली सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द NPR। तो ये हमारा गलत हो गया, बिकॉज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा सिटीजन जो कि इसमें सिटीजन है जो कि लास्ट 6 महीने से रह रहा है और अगले 6 महीने तक रहने का उसका प्लान है, तो उससे हम कहते हैं कि यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो सभी इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में तो ओनली सिटीजन वाला तो कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, पहला क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी, तो ये हमारा सही है कि सारे को मैंडेटरी है कि उस पर रजिस्टर करना। The data of NPR was first collected in 2010 along with the housing listing, ये हमारा सही है बिकॉज 2010 में हमारा पहली बार NPR का डेटा कलेक्ट किया गया था अकॉर्डिंग विद द सेंसस 2011 का, ये हाउस लिस्टिंग फेज के दौरान ही। तो आंसर क्या हो गया इसका 2 और 3 हो गया। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कंसिडर द स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, इसमें कौन कौन से सही है ये पूछा है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। देर इज़ नो लिमिट फॉर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा गलत है बिकॉज हम लोगों ने एक बेसिक चीज़ मालूम है, केशवानंद भारती केस में हमें ये बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि उन्होंने कहा था कि उसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, पूरा ही उसको तोड़ मड़ो नहीं सकते, अनलिमिटेड पावर तो है नहीं, तो लिमिट देते थे लिमिट। पहला क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। ओनली प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओनली प्रेसिडेंट कैन डिसाइड, ये हमारा वैसे ही गलत हो गया बिकॉज हम लोगों को एक चीज़ मालूम है कि जो कोर्ट्स होते हैं उन लोगों को ही राइट है, जो सुप्रीम कोर्ट हो गया उन लोगों को ही, बाकी जो कोर्ट्स होते हैं उन लोगों को ही राइट है कि दे कैन डिसाइड द व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। तो हमारे दोनों गलत हो गए, तो कोई भी सही नहीं है। 9 में आता है, 9 मैंने छोड़ दिया था, जो छोड़ दिए थे वो मैंने गोला मारे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो पहला ये है कि इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक। तो ये हमारा सही है बिकॉज पहला लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना है, सेकंड हमारा इंडिया ही है, तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा है कि बोथ USA एंड जापान, both USA and Japan are not the part of this Asia Infrastructure Investment Bank। तो ये भी हमारा सही है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे देता हूँ। तो ये AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हमारा जो स्टैब्लिश हुआ था वो बीजिंग चाइना में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा है 2015 में बीजिंग इन चाइना। तो ये 9th स्टेटमेंट हो गया, क्वेश्चन हो गया। बात है 10th में। 10th क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ड्रॉबैक्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। ओके, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। तो ये चीज़ सही है कि लीडर्स चेंज होते रहते हैं तो अनस्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। हाँ, तो इलेक्शन में जो जीतना चाहेगा तो थोड़ा बहुत करप्शन यूजुअली होता है। नेक्स्ट ये है कि तो पहले दो सही हो गए। डेमोक्रेसी इनके चांसेस ऑफ रैश एंड इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारा गलत है बिकॉज बहुत सारे हमारे डेमोक्रेटिकली डिसीजंस लिए जाते हैं, उसमें ओवर थिंकिंग मतलब थिंकिंग होती है प्रॉपरली एंड सलाह मशवरा होता है, तो उस बेसिस पर डिसीजंस होते हैं। तो ये इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। सॉरी, ऐसे कहना तो इम्पॉसिबल है। तो हमारे पहले दूसरे सही हो गया। अब हम आते हैं 11th स्टेटमेंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल कौन कौन से सही हैं? तो दे आर सैक्रोसेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ऐसा तो नहीं है बिकॉज हमें मालूम है कि जो हमारा राइट टू कौन सा था, आर्टिकल 31 था, राइट टू हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हम लोगों ने अमेंड किया। कुछ नए फ्रीडम राइट्स में, सॉरी आपको ध्यान होगा कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो नहीं होती हैं कि लोगों के लिए ऐड करी जाती हैं, तो वो भी ऐड करी गई थी। तो ये भी हमारा मतलब सैक्रोसेंट नहीं है तो अमेंड किया जा सकता है। दे आर अवेलेबल अगेंस्ट एक्शंस फॉर द बोथ स्टेट एंड प्राइवेट नीड। हाँ, ये दोनों के लिए अवेलेबल है, तो दूसरा सही है। पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा सही है। दे ऑपरेट एज चेक्स फॉर द टायरेनी ऑफ द बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ये भी सही है हमारा कि वो कुछ गलत ना करें, उस बेसिस पे हमारे लिए एक तरीके से चेक्स है उनके ऊपर।
तो हमारा सेकेंड एंड थर्ड हमारा सही हो गया। अब आते हैं 11th-12th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट विद रिगार्ड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी पार्ट 4A में आती हैं। अब इसको हम देखते हैं क्या क्या दिया है कि करेक्ट कौन कौन सी हैं। ओके, दे कैन बी यूज बाय द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द लॉ। हाँ, ये सही है कि लॉ कौन सा सही है कौन सा गलत है ये कोर्ट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। पहले मुझे रॉन्ग लग रहा था, ऐसा है नहीं। नेक्स्ट ये है कि दे कैन बी एनफोर्स बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। तो ये भी हमारा सही है कि लेजिस्लेशन के थ्रू वो उसको एनफोर्स कर सकते हैं। तो इसमें हमारे दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं कि याद रख दे कैन बी इन्फोर्स बाय द पार्लियामेंट। ये अब ये देखिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मेरे को लगा था कि ऐसा नहीं है, बट ऐसा है। पार्लियामेंट उसको लेजिस्लेशन के थ्रू हमारा उसको इन्फोर्स कर सकती है। इसमें आया था हमारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। तो इसमें एक है कि हम नेशनल ऑनर को हम उसको नेशनल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम रिस्पेक्ट करेंगे प्रॉपरली। तो उसके लिए इन लोगों ने एक्ट लेके आए थे जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। बात है हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन सेकुलरिज्म के बीच ऊपर क्वेश्चन है, रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड पर्सनल, ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। तो ये हमारा गलत है। जो हमारे वेस्टर्न जो हमारा है वेस्टर्न कंट्रीज होगी वहाँ पे ये ऐसा ये है कि दे हैव नो इंटरफेरेंस इन द रिलीजन, स्टेट को कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। लेकिन इंडिया में कैसा है कि वो इंटरमिंगल्ड हैं चीज़ें, लाइक सरकार चाहती है तो वो जो हमारे पीपल होते हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े जैसे कि कुंभ मेला हो गया, अदर चीज़ें हो गई या हज यात्रा होगी, तो उनके लिए बहुत सारे वो हेल्प करती है। तो वो पर्सनल मैटर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि ऑफ द स्टेट नहीं लिखा है तो थोड़ा सा हो सकता है ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और कास्ट। तो ये हमारा सही है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी लिमिटेशन। तो विदाउट एनी लिमिटेशन हमारा रॉन्ग हो गया बिकॉज दे हैव सर्टेन लिमिटेशंस अनलेस एंड अनटिल वो हमारा क्या कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर नहीं आते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि उसमें नहीं है बिकॉज इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक हेल्थ मोरालिटी, उसके बेसिस पे ये हमारा लिमिटेड है। तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि हाँ दे हैव सर्टेन चीज़ अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारा पहला एंड दूसरा फर्स्ट एंड थर्ड हमारा रॉन्ग हो गया एंड सेकंड हमारा सही है। सो इन एक्सक्लूजन में दिस इज द करेक्ट। ओके, 14th पे आते हैं। 14th ये है कि विच आर द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस इज आर रिलेटेड डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें कौन कौन से हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट याद करने के लिए। तो गोलकनाथ केस 1967 ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। एंड मीनाबारा मिल्स केस 1980 ये हमारा भी डिपेंड करता है कि फंडामेंटल राइट एंड DPSP के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ हमारा क्या है कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 विच द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 12 में हमारा ये है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर हमारा कंपेरिजन किया जाता है। तो दिस इज लाइक DMRC, ये भी हमारा आ जाएगा। फिर UIADI ये भी हमारे स्टेट्स के अंदर आ जाता है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट इज नीति आयोग, ये भी हमारा पार्ट ऑफ द स्टेट आ गया। तो RBI सारे सारे हमारे एज इन पार्ट ऑफ द स्टेट है जो कि आर्टिकल 12 के अंडर काउंट होते हैं। सो D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं वेडल सी। सो वेडल सी रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग लोकेशंस। तो इसमें मेरे को डाउट हो रहा था, गैस मैंने मारा था एंटार्क्टिका गैस मारा था, वो सही हो गया। तो वेडल सी जो है हमारा ये एंटार्क्टिका में है। यहाँ पे क्या हुआ था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या आप कह लीजिए कि ऐसे मीन्स लिविंग बींग्स पाए गए थे जो कि हमारा इतने ठंडे एरियाज में रह पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा सीन था। तो उसको कहते हैं जियांट फिश ब्रीडिंग कॉलोनी जो एंटार्क्टिका में डिस्कवर हुई थी, तो वहीं पे वेडल सी कहा गया है। अब 17 क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू चीफ विजिलेंस
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये मेरा रॉन्ग हो गया था. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये तो चलो ठीक है. इट्स चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है. ओके ओके ओके. इट्स चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो इसका मैं बताता हूँ, एक सेकेंड. Its chairman and the member, they are appointed by the president and the warrant on the lines 2:17. ओके सॉरी 17 वाले का हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बिकॉज ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू हमारी इस्टेब्लिश की गई है, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. तो ये हमारा क्या हो गया कि एक रेजोल्यूशन से इस्टेब्लिश की गई है, और पहला हमारा गलत हो गया बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी मेंशन नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हुई. तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड इज इस चेयरमैन द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये हमारा ठीक है. तो ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. विच आर फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज provided under Article 32 of the Constitution. Okay, it is invoked to determine the constitutionality of executive order if it directly infringes the fundamental rights. Okay, तो इसमें यह है कि जब फंडामेंटल राइट्स हमारे हार्म होते हैं तो हम डायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट्स हार्म होते हैं तो हम डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं, कोर्ट्स में जा सकते हैं. तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया. दूसरा ये कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल एंड एग्जीक्यूटिव जुरिडिक्शन इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो ये गलत है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, बट हाई कोर्ट के पास भी है. तो एक्सक्लूसिव तो नहीं कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं है. तो हाई कोर्ट के पास भी हमारा है कि दे कैन ऑल्सो बी यूज टू कॉल द आर्टिकल 32, जो कि शायद आर्टिकल 226 के अंडर हम जा सकते हैं वहाँ पे. ओके, इट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो ये हमारा सही है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम इसको छीन नहीं सकते. ओके, इसको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ. Which of the following are the correct with reference to the right to constitutional remedies. तो आर्टिकल 32 हमारा क्या आता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर ये आता है. तो पहला स्टेटमेंट तो इसी का ही स्टेटमेंट ही हो गया बिकॉज ये हम तब इन्वोक कर सकते हैं जब हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट हार्म हुआ होता है ड्यू टू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेटिव ऑर्डर. तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया बिकॉज हाई कोर्ट के पास भी है. तीसरा हमारा सही हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है. अब 19th का आता है, ये मेरा गेस्ट था जो कि ठीक हो गया. Which the following are the reasons for creating the union territories of India. Okay. तो इसमें क्या है कि कल्चरल डिस्टिंक्टनेस की वजह से भी किया गया, जैसे कि पौंडुचेरी हो गया, दमन एंड दीव हो गया. स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से यूनियन टेरिटरीज भी क्रिएट किए जाते हैं, अंडमान निकोबार हो गया. फिर इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल बिकॉज ट्राइबल पीपल के इंटरेस्ट के बेसिस पे भी हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, इनके बेसिस पे भी हमारे कंसिडर किए गए हैं. तो यूनियन टेरिटरीज आर कंसिडर क्रिएटेड ऑन द बेसिस फॉर ऑल दीज कैटेगरीज. तो सारे स्टेटमेंट्स हमारे सही हो गए. 20th मेरा रॉन्ग हो गया था, इसको हम चेक करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन द purview of the freedom of speech and expression as guaranteed under Article 19 of the Indian Constitution. तो इसमें क्या है कि कौन सा हमारा सही है, करेक्ट है, हाँ सही है. ओके, तो आर्टिकल 19 हम सबको मालूम है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें कौन कौन से आते हैं. साइलेंस रहने का हमारा फ्रीडम है, पहला सही हो गया. दूसरा है कि राइट टू स्ट्राइक, ये हमारा गलत हो गया बिकॉज राइट टू स्ट्राइक नहीं है. हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं लेकिन स्ट्राइक वगैरह हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारा ये वाला सेकंड वाला गलत हो गया. फिर राइट टू टेलीकास्ट, ये हमारा ठीक है. राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, ये भी हमारा एक राइट है बिकॉज RTA वगैरह हम डाल सकते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये हमारा सही हो गया. 21 क्वेश्चन पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन फॉर Consider the following statements with respect to the National Commission for Protection of Child Rights. It is a statutory body
अंडर द चाइल्ड लेबर, ये हमारा गलत हो गया बिकॉज ये हमारा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 के अंडर हमारा क्रिएट किया गया, ना कि 1986 के अंडर किया गया। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 के अंडर किया गया, चाइल्ड लेबर के अंदर नहीं क्रिएट किया गया, चाइल्ड राइट्स के अंदर क्रिएट किया गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है कि इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द एजेंसी टू मॉनिटर प्रोविजंस ऑफ राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। हाँ, RTE राइट टू एजुकेशन जो हमारा है वो इसी के अंडर हमारा आता है, चाइल्ड राइट्स के अंडर ही आता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया। अब हम आते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन ये कि परख पोर्टल, तो ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। परख पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था, तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। इट विल कंडक्ट असेसमेंट्स फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये दोनों के लिए है हमारा। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है कि इट इज़ लॉन्च्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो AICTE जो कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसी ने इसको लॉन्च किया परख पोर्टल को, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द परख पोर्टल। अब हम आते हैं 23rd क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिबरलिज्म के ऊपर हमारा ये है, तो मेरा गेस था जो कि मेरा रॉन्ग हो गया, सेकंड ही सही है। Indian liberalism gives primacy to the rights of the individuals over the rights of the community. Indian liberalism gives primacy to the rights of individuals over the rights of इस क्वेश्चन में को डाउट था, तभी मैंने टिक नहीं किया, इसको हम स्किप कर देते हैं बिकॉज आई हैव डाउट फॉर दैट। SC/ST कम्युनिटी के लिए इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन लिबरलिज्म, हाँ ये तो ठीक है, बट इंडियन लिबरलिज्म गिव्स प्राइमेसी टू द इंडिविजुअल राइट्स ओवर द राइट्स ऑफ कम्युनिटी और कम्युनल वैल्यूज। इसमें क्या था कि राइट्स ऑफ द कम्युनिटी और कम्युनल वैल्यूज, इन्हीं दोनों के डिफरेंसेस, लैंग्वेज डिफरेंस के ऊपर पहले स्टेटमेंट रॉन्ग बना गया, बट आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं 24 पे। 24th ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज कैन बी टेकन अप बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन कौन से ले सकते हैं इश्यूज, तो ये सारे इश्यूज ले सकते हैं। पहले ये है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर इश्यूज ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द नोटिफाइड एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स के ऊपर भी इश्यूज ले सकते हैं, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ एंड रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ के ऊपर भी ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। ये मेरा गेस था जो कि सही हो गया है। तो क्वेश्चन ये कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 विच वॉज पब्लिश्ड बाई, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है ILO, उसने पब्लिश किया है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। मैंने ऐसे गेस मारा था लेबर का एम्प्लॉयमेंट लाइक वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक काइंड ऑफ इस तरीके से। खैर बाकी ऑप्शन भी सही है, बट इसका करेक्ट आंसर है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि मेरा रॉन्ग हो गया था। इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो 3 स्टेटमेंट दिए, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कंडीशंस ऑफ द ऑफिस एंड द टेन्योर ऑफ द आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 324, तो ये हमारा गलत है बिकॉज कंडीशंस ऑफ ऑफिस नहीं, कंडीशंस ऑफ सर्विस है, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड द टेन्योर, तो बस ये एक वर्ड की वजह से हमारा गलत हो गया, तो रॉन्ग। कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऐसे लिखा हुआ, कंडीशंस ऑफ सर्विस की कंडीशंस एंड द ऑफिस का टेन्योर वो है मेंशन, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया इसी वजह से। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ इलेक्शन और कमिश्नर exercises veto power over the matters discussed in the election commission, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया बिकॉज वीटो पावर नहीं है, इट्स बाय द मेजॉरिटी रूल, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज चीफ CEC डज नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये हमारा मतलब सही है बिकॉज उसके बेसिस पे नहीं होल्ड करता है, इट इज होल्ड, इसका है कि एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको उस बेसिस पे निकालते हैं, उसी बेसिस पे इसको हम निकाल सकते हैं, तो प्लेजर और प्रेसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड स्टेटमेंट में हमारा उत्तर तीसरा सही हो, बाकी दोनों गलत हो गए। अब आते हैं 27 क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट्स रूल, नेशनल इमरजेंसी, मार्शल लॉ, विच अबव
circumstances has have an effect on the fundamental rights of the Indian citizens. ओके तो प्रेसिडेंट रूल के ऊपर ये है कि have special has an effect on fundamental rights of Indian citizens. तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा इन लोगों ने लिखा है, पढ़ने में कोई पड़ेगा तो देखते हैं। मतलब नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ इन दोनों के अंडर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स उनको एज एन हार्म मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट रूल का मेरे को ऐसा जितना याद है कि वो अपने ऑर्डर रिलीज करेंगे उसी बेसिस पे वो राइट्स को सस्पेंड करते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ है। तो हमारे पहला रॉन्ग है, प्रेसिडेंट रूल का ऐसा नहीं है। बाकी 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये हम देख लेते हैं कौन कौन से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बीच पर ऐड किए गए थे। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर एडिशन किया गया था। नेक्स्ट है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रमोट फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये भी हमारे इसी के अंदर किया गया था ऐड। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटीज, ये हमारा 44th अमेंडमेंट 1978 में किया था गया बिकॉज इनकम इक्वालिटीज में कुछ ध्यान है बाद में किया गया था। ये मेरा गलत हो गया था बिकॉज पहले मैंने माना था कि ऐसा नहीं है, तो इक्वालिटीज वाला हमारे बाद में किया गया था। टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में ये तो हमारा है ही नहीं, इसमें DPSP में की एडिशन इसमें किया गया है, तो हमारा 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर्स हो गए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके कौन सा नॉट होल्ड करते हैं इसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। तो अभी भी हमने पहले पढ़ा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज उसका है कि सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो 4th हमारा रॉन्ग हो गया, मतलब 4th हमारा रॉन्ग हो गया, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वही मेरे से पूछा कि रॉन्ग ही पूछे। तो 4th हमारा आंसर हो गया। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो इसके प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है, तो पहला हमारा सही हो गया, तो पहला नहीं हो गया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये भी हमारा प्लेजर पे डिपेंड नहीं करते हैं। मेंबर्स ऑफ द UPSC ये भी हमें डिपेंड नहीं करते हैं। 2, 3 और 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हम आते हैं आगे पद्मा अवार्ड्स के ऊपर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पद्मा अवार्ड से क्या सीन है कि पद्मा अवार्ड कैन बी गिवन अ हायर अवार्ड ओनली आफ्टर 5 years ऑफ द अवार्ड अर्लियर। तो हमारे पहले जो भी अवार्ड दिया गया होगा, तो पद्मा अवार्ड बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्ड। तो इनका क्या है कि ये जैसे कि आपको कोई एक अवार्ड मिल गया तो नेक्स्ट जो हायर अवार्ड है वो आपको 5 साल के गैप के बाद ही मिल सकते हैं, तो ये हमारा एक रूल है। नेक्स्ट ये कि पद्मा अवार्ड्स कमेटी इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ये भी हमारा ठीक है। फिर देयर इज अ प्रोविजन फॉर सीकिंग रिटन कंसेंट, एक कॉल करी जाती है कि ऐसा अवार्ड मिल रहा है, ऐसा है, बट रिटन कंसेंट करना ऐसा नहीं है, तो 3rd स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ओनली 1st and 2nd स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये हमारा सही है। फिर नेक्स्ट है 31st हमारा क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और कहाँ से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। तो फंडामेंटल राइट्स ये तो सबको ही मालूम है कि US से हमने अडॉप्ट किया, तो पहला हमारा हो गया रॉन्ग। दूसरा है TPSP हमारा आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है, ये दूसरा सही है। तीसरा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया, तो 2nd और 3rd हमारे सही है, पहला रॉन्ग हो गया। अब आते हैं 32nd क्वेश्चन पे। 32nd क्वेश्चन ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग, सॉरी चीफ इलेक्शन कमीशन ने किया था, अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो इसको हम देखते हैं इसमें कौन सा सही है। इट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस टू पंचायत थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये हमारा सही है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो पंचायत क्रिएट हुए हैं उनके इलेक्शंस को ये हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। सेकंड ये है कि द फंक्शंस ऑफ डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन एंड रोटेशन ऑफ पंचायत सीट्स और वेस्टर्न स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाँ ये अभी फ़िलहाल के लिए इन्हीं के ऊपर मतलब है कि यही लोग डिसाइड करेंगे, बट एक रिपोर्ट ने ये कहा था कि डिलिमिटेशन का काम डिलिमिटेशन कमीशन को देना चाहिए रादर देन स्टेट इलेक्शन कमीशन को, बट ठीक है, बट फिलहाल के लिए यही लोग देख रहे हैं, तो सही स्टेट में हमारा सही हो गया। भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन का है कि सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन इंडिया,
तो ऐसा कुछ भी श्योर नहीं है कि कहाँ सबमिट करता है, तो वो ये हमारा रॉन्ग हो गया थर्ड स्टेटमेंट। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और किसके अंडर फॉल करती है हमारा क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। ये नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर बिलोंग करती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। तो पहला हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा ये कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। सेकंड एंड थर्ड हमारा सही हो गया। और बस ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, और वीडियो को अच्छा लगा और उसको लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन जो कि मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ा था। क्वेश्चन ये है कि विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 280 के अंडर आता है, तो इसमें ये बोला गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये हमारा सही है बिकॉज थोड़ी बहुत जुडिशियल पावर्स भी इसके अंडर है। इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years और टिल द, यस ये हमारा रॉन्ग है बिकॉज फाइनेंस कमीशन जो है ना, ये थोड़ा स्पेशल हमारा इसमें केस कि जो फाइनेंस कमीशन है, इसके जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा वो तब तक होल्ड कर सकते हैं अपना ऑफिस। इसमें ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तीसरा है कि द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, ये हमारा सही है कि इनको फिर से रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। अब 35 में आते हैं। Recently, Airtel Payments Bank was awarded scheduled bank status by the RBI. In this regard, कौन सा सही है कि every scheduled bank is eligible to be a member of clearing house। ये हमारा सही स्टेटमेंट है बिकॉज जो भी scheduled बैंक के अंदर आता है वो clearing house के अंदर भी आ ही जाता है, उसके मेंबर बन जाते हैं। scheduled बैंक जो हैं वो वाले बैंक होती हैं जो हमारी RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के अंदर मैंशन है, वही हमारे शेड्यूल बैंक्स कहलाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरा क्या है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक कैन प्रोवाइड डेबिट एंड क्रेडिट एटीएम कार्ड, डेबिट एंड एटीएम कार्ड, ये दूसरा हमारा सही स्टेटमेंट है। फिर तीसरा है कि पेमेंट्स बैंक डिपॉजिट लिमिट इज ₹1 लाख पर पर्सन, ऐसा गलत है बिकॉज इट इज 2 lakhs पर पर्सन। तो थर्ड हमारा रॉन्ग है, पहला दूसरा सही है। अब आते हैं 36 क्वेश्चन। इट हैज़ बीन अ कॉन्स्टिट्यूशन, India has been using constitution as basic framework within which the government operates. Which of the following is are not the reasons for it? Okay, तो ये क्वेश्चन है कि जो हमारा इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है उसी के अंडर हमारा जितना भी गवर्नमेंट है वो ऑपरेट करती है। तो इसका कौन सा रीज़न नहीं है। तो पहले ये है कि जुडिशरी एंड द पॉलिटिकल प्रैक्टिस हैव शोन फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें ये है कि अगर फ्लेक्सिबल ही होगा तो उसको ऑपरेट करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला हमारा सही नहीं है। तो कौन सा रीज़न नहीं है जिस वजह से, तो फ्लेक्सिबल है तो उसके बेसिस पे तो ऑपरेट कर सकते हैं। तो पहले हमारा सही होगा, उसका एक रीज़न हो गया। फिर दूसरा ये है कि द बेसिक फ्रेमवर्क, कौन सा द बेसिक फ्रेमवर्क हमारा डिफाइन है जिसके बेसिस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हाँ स्पेसिफिक पार्ट्स हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा उससे वैसे हो गया, सही हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी फार साइटेड एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर द मेनी सॉल्यूशंस, हाँ ये भी हमारा सही क्वेश्चन है। तीसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्रेड। देखो अगर वो सेक्रेड होता और उसको चेंज ही नहीं किया जा सकता तो इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑपरेट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज वो एक रिजिड टाइप का हो जाता है और उसमें चेंजेस लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 37 पे आते हैं। 37 ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस ईदर इन द सेंटर और द स्टेट आफ्टर दे कीजेस टू होल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑफिसेस। ओके, कौन सा री एलिजिबिलिटी के लिए अपॉइंटमेंट एलिजिबल नहीं है। तो पहले ये कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग भी नहीं है, तभी हमने ऊपर पे ही देखा था, और इसको रिपॉइंट भी हम कर सकते हैं। तो पहला हमारा ठीक है। इसको रिपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को रिपॉइंट कर सकते हैं, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी कमीशन को भी रिपॉइंट कर सकते हैं। आंसर सिर्फ 1 ही है इसका। फिर मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, कंट्रोलर जनरल ही इज
नॉट एलिजिबल टू रीअपॉइंट, तो ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारा सही हो गया। तो इसी को ही पूछा कि कौन सा एलिजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर परफॉर्म्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के द्वारा कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसका आंसर मेरा सही था, मैंने डी मारा था, सारे सही है। मतलब टू सजेस्ट कर सकते हैं मीजर्स टेकन ओवर कन्फरिंग द ओनरशिप ऑफ द राइट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू सुप्रीम कोर्ट टू प्रोड्यूस टू SC/ST को, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको कौन कौन से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दिए जाने हैं उनके ऊपर दे सकता है, जो कि लिविंग फॉरेस्ट एरियाज के अंडर आते हैं। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिप्राइवेशन ऑफ द राइट्स एंड द सेफगार्ड्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी हमारा ठीक है, उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर वो मैनेज करता है। तीसरा ये कि टू सजेस्ट मेजर्स टू बी टेकन टू इंश्योर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पंचायत, तो जो पेसा एक्ट है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, उसके ऊपर भी हमारा ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये हमारा देख सकता है। नेक्स्ट है कि which of the following envisaged as the right against exploitation in the Constitution of India। तो इसमें क्या है कि राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 के अंडर आता है हमारा। तो इसमें क्या है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सही हैं, एक तरीके से वो पूछा गया है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो अरेस्ट एंड डिटेंशन का तो अभी हमको मालूम है कि न्यूज़ में भी चल रहा था कि पेनेटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये दो पार्ट्स होते हैं आर्टिकल 22 के। तो ये हमारा आर्टिकल 22 के अंडर आता है अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो इसके अंदर आता ही नहीं है, तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा ये है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर फैक्ट्री अंडर 14 ईयर्स के, 14 साल के नीचे के बच्चों को इसमें अपॉइंट नहीं कर सकते, आर्टिकल 24 ही हो गया इसका एक्सप्लॉयटेशन का। 23 हमारा नीचे वाला है, तो दोनों के दोनों सही है, 2 और 3 हो गया। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एज फोर्स्ड लेबर, तो ये हमारा फोर्स लेबर वाला पहले आ जाता है, और फोर्स लेबर के बारे में चिल्ड्रन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले फोर्स लेबर तो रोक लें, फिर उसके बाद में चिल्ड्रन को जाने से रोकेंगे, तो ये हमारा 23 और 24 हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं 40th क्वेश्चन पे। 40th क्वेश्चन ये है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था कि मेरा गलत हो गया था, बिकॉज मैंने सेकंड वाले को सही माना था। उसमें सेकंड में ये इट अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। तो इंडिपेंडेंस एक्ट का ये था कि मेरे को लगा था कि ठीक है, बट ये था कि बहुत माइनर चेंजेस था कि वाइसरॉय को हमने 1858 में बनाया था ना कि गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बोलेंगे अपन लोग। अब ये था कि 1947 में वाइसरॉय को तो हटाएंगे, सीधी सी बात है, तो वाइसरॉय को हटाना चाहिए थी। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, तो दूसरा हमारा सही हो गया, दूसरा हमारा गलत हो गया। बाकी तीसरा क्या है कि दो इट डिक्लेयर्ड इन इंडिया द इंडिपेंडेंट इट डिड नॉट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंसी, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंसी भी लैप्स कर गई थी, तो तीसरा भी हमारा गलत है। तो पहला क्वेश्चन है प्रोवाइड फॉर इंडिया कैन ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश इन रिलेशन टू इंडिया, और इसी एक्ट को खुद से भी इसको ऑल्टर कर सकते हैं, ऐसा भी लिखा था, तो पहला ये सही है बस इसमें। 41 पे आते हैं। 41 हमारा ये कि एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया देन द पावर टू स्पेसिफाई दैट the people of foreign territory shall be the citizen of India is vested in the ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है कि फॉरेन टेरिटरी हमारी को हमने एक्वायर की, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल देखो सिक्किम, तो सिक्किम ने बोला था कि हम इंडिया के पार्ट बनना है, कि जितने भी सिटीजन होंगे उनको इंडिया के पार्ट बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है, तो सारा का सारा गवर्नमेंट का काम होता है कि उसको बनाना है, उसको बनाते हैं गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का ही पार्ट वर्क है एक तरीके से। पहले में पार्लियामेंट लगा था, ऐसा है नहीं, ये तो याद रखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके जितने भी फॉरेन के जो सिटीजन्स हैं उनको क्या करने का है कि पीपल ऑफ फॉरेन टेरिटरी बनाना है, तो वो गवर्नमेंट देखेगा। अब 42 पे आते हैं। 42 वाला ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आर्टिकल 17, जो कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। इट अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड इन एनी फॉर्म, तो ये हमारा सही है। अब अनटचेबल हैज बीन डिफाइंड, तो ये चीज़ बहुत कायदा से याद रखने की ज़रूरत है कि अनटचेबिलिटी को हमने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया, दूर दूर तक कहीं डिफाइन नहीं किया। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। इट इज़ अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, ऐसा नहीं है, ये प्राइवेट लोगों के अगेंस्ट भी है, तो थर्ड हमारा रॉन्ग हो गया। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये हमारा सही है, तो ओनली 1 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट टाइम आते हैं डार्क जीनोम। ये हमारा अप्रैल का करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। डार्क जीनोम क्या होता है?
डार्क जीनोम इज सीन इन द न्यूज़, तो ये डीएनए आउटसाइड द रीजन जो होता है उसको हम कन्वेंशनली कहते हैं। तो दोज रीजन्स ऑफ डीएनए विच हैव मिनिमल नॉलेज, जिसकी नॉलेज बहुत कम होती है, एंड हुज बायोलॉजिकल फंक्शंस आर नॉट नोन टू मच, उनको हम कहते हैं कि ये वो डीएनए है। ओके, तो डार्क जीनोम वो हो गया जिसके में नॉलेज भी कम है, और वो जो स्पेसिफिक जो नॉलेज को जानते हैं उसके अलग से अलग अदर देन दैट है। मैंने पता नहीं कहा समुद्र के अंदर लगा दिया था, अंडर सी के अंदर, वो गलत है, ऐसा नहीं है। डार्क जीनोम का मतलब ये है कि जिसके में नॉलेज कम है, ऐसा। 44 पे आते हैं। 44 क्वेश्चन हमारे बहुत सिंपल सा था। इसमें ये था कि जो कि मेरा सही हुआ था एक्चुअली, इसलिए सिंपल सा था। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है। ये चीज़ तो बहुत सिंपल सी है। 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड बी पर्सन्स फ्रॉम SC ST एंड OBC। तो मैंने सोचा 1/2 तो नहीं हो सकता, मैंने क्लियर, तो ऐसा है कि 1/2 नहीं, एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 ईयर्स क्या लिख दिया मैंने, 10 ईयर्स मतलब 1/2 तो नहीं है इसमें, ऐसा है, ऐसे ही। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा ये है कि मेंबर्स ऑफ द कैन बी रिमूव बाय द गवर्नर, दो इनको अपॉइंट करता है गवर्नर, बट इनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। तो ये हमारा दूसरा हमारा वो हो गया गलत। 44 का डी। 45 पे आते हैं। 45 क्वेश्चन हमारा ये है कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोगों ने स्टेट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करने का है। तो कौन सा कमेटी ने हमारा रिपोर्ट दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस पर आप करो अरेंज, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया फॉर दिस। मेरा धार कमीशन ने, JVP कमेटी ने ऐसा नहीं कहा था, बस फजल अली कमीशन जो थे इन्होंने कह दिया था कि भाई नहीं, लैंग्वेज के ऊपर ही हमें स्टेट चाहिए, ऐसा था। तो ये हमारा तीसरा हमारा गलत हो गया, सॉरी तीसरा हमारा सही हो गया। ओके, तो कौन सा गलत हो गया कौन सा सही हो गया, इसको बहुत कायदे ध्यान रखने की बात है, बिकॉज कभी कभी समझ में नहीं आता है। 46 क्वेश्चन पे आते हैं। 46 क्वेश्चन ये है हमारा कि चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा गलत है, बिकॉज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को प्रेसिडेंट करता है और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को गवर्नर करता है, तो ये हमारा गलत हो गया। ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ, हाँ अब अपॉइंट तो गवर्नर कर, लेकिन रिमूव हमारा प्रेसिडेंट ही करेगा। तो हमारा 46 का ओनली क्या है कि ओनली सेकंड वाला ही अब गलत है, सेकंड वाला ही सही है, बिकॉज पहले में क्या था कि स्टेट वाले को प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर अपॉइंट करेगा। 47 पे आते हैं। 47 का मतलब ये है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन मस्ट सेटिस्फाई विद A religious denomination must satisfy which of the following necessary conditions in order to exercise the freedom to manage religious affairs। आर्टिकल 26 के अंदर आता है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन की ना 3 कंडीशन है, और 3 कंडीशन ये टकाटक 3 दे रखी हैं, ये 3 कंडीशन हैं जो कि आर्टिकल 26 के अंदर आता है कि द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए और उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और उनका एक कलेक्टिव डिस्टिंक्ट नेम भी होना चाहिए। ये चीज़ याद रखने का है। तो ये हमारा क्या हो गया कि 1, 2 और 3। रिलीजियस टेक्स्ट तो उसकी ज़रूरत नहीं है, और लीडर जो प्रीच करता है वो भी गलत है। तो फर्स्ट हमारा में 1, 2 और 3 हमारा हो गया सही। अब आते हैं 48 पे। 48 ये हमारे इस क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग ओनली 50 क्वेश्चन तक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, फिर मैं अगले 50 क्वेश्चन को भी वीडियो बना दूँगा। 48 वाला क्वेश्चन ये है कि विच आर द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 4A। तो 4A की हमने डिस्कस किया था ड्यूटीज़ के ऊपर, अभी ऊपर थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आया भी था। क्वेश्चन क्या है कि अभी फॉलोइंग कौन सा करेक्ट है, कौन सा ड्यूटीज कौन सा करेक्ट है, ऐसा। तो ओके, ये हमारा जो है ना पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हमारा DPSP एक तरीके से। और टू पे टैक्सेस टू कास्ट वोट, ये हमारा सजेशंस में था लेकिन इनको ऐड नहीं किया गया था। अभी क्या है कि टू डेवलप, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता है। और हमारा क्या है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ये हमारा ठीक है, तो हमारा 1 एंड ओनली करेक्ट हो गया। 48 पे आते हैं। 48 क्वेश्चन ये हमारा है कि विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द पार्ट, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सा आता है। तो ये कोर्ट जजमेंट क्या बोल दिया था, ऐसा है। तो सोशलिस्ट स्टेट तो पहले से ही था, तो इसमें तो कोई मतलब वो है ही नहीं। तो बेसिक स्टेट के अंदर हमारे को नहीं आता एक तरीके से, बिकॉज सोशलिस्ट तो एक तरीके से नहीं है। पहला ये सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेकुलर होना चाहिए, ये हमारा बेसिक फीचर है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव, ये भी हमारा सही है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी हमारा एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस,
तो ये हमारा भी है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ ध्यान रखने की 1, 2 एंड 4। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस ये प्रॉपरली है। अब 50th क्वेश्चन पे आते हैं। 50th क्वेश्चन ये है कि कॉमन बोथ इंटरेस्ट ग्रुप एंड द पीपल्स मूवमेंट। अब इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, पीपल मूवमेंट क्या होती है, ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेरा गलत हो गया था तो मैं बताता हूँ क्या है। इंटरेस्ट ग्रुप वाले इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो बिल्कुल गुड बहुत तगड़ा होता है, जो बिल्कुल मतलब ये समझो कि पीपल मूवमेंट जो होता है उनसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है एक तरीके से, ठीक है। और पीपल मूवमेंट क्या होता है, जो पीपल जो होते हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो कौन सा था पीपल मूवमेंट, पेड़ वेड़ बचाओ वाला था जो भी था। तो ये तो बहुत अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट डायरेक्टली टेकिंग पार्टी। हाँ पहले तो ठीक है इलेक्शन में पार्टी लेते हैं, लेकिन हाँ ये पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करते हैं, तो पहला हमारा सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि बोथ हैव अ लूज ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिसीजन मेकिंग इज इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। तो ये हमारा गलत है, बिकॉज जो पहला वाला इंटरेस्ट ग्रुप है वो मैंने बताया था काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इंटरेस्ट ग्रुप में हमारी लूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, जबकि पीपल मूवमेंट में हमारी लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा डिफरेंस तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि पीपल मूवमेंट में लूज होता है हल्का सा। बोथ आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन। तो ऐसा नहीं है कि जो पीपल मूवमेंट है वही मास मूवमेंट पे डिपेंड करता है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, उनका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है, उसी बेसिस पे ये लोग जज करते हैं बेसिकली। चलिए फ्रेंड्स आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम बाद में मैनेज करेंगे, बिकॉज अभी लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।